नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे संविधान से संबंधित है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये एक मास्टर क्लास होगी जो आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छा ओवरव्यू देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्लास है आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे देगी। ठीक है, फिर हम लोग डिटेल से इसके बाद समझेंगे। ये एक शॉर्ट क्लास है जिसमें पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है। अब सबसे पहले हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो एमबी पैली का जो कथन है सबसे इंपॉर्टेंट कथन है ना। इस स्टेटमेंट को समझने से आपको मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी मिलेगी। इन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार हैं एक ही समय में शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्र की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्र को सीमित भी करते हैं। इन्होंने फिर बताया कि जो राज्य है और व्यक्ति है तो ये राज्य और व्यक्ति के और नागरिकों के बीच में क्या करते हैं, सामंजस्य को स्थापना करते हैं। इसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस किस के बीच में, राज्य व व्यक्ति या नागरिकों के बीच में। और ये सामंजस्य स्थापना करने के बाद जो कि हमारे उनके जो व्यक्ति हैं उनके सम्मान, उनकी समानता और राष्ट्र हित, ठीक है, उनके राष्ट्रीय हित व राष्ट्रीय एकता व शक्ति में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया एक ही स्टेटमेंट में। अब किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार नितांत आवश्यक हैं। वो व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। मतलब ये है एक जो विधायिका होती है आपकी, जो कानून का निर्माण करती है, तो एक तरफ से उस विधायिका की कानून की निर्माण की शक्ति को ये मूल अधिकार सीमित करते हैं। यानी वो तानाशाही रोकते हैं। सरकार जो है इन फंडामेंटल राइट के ढांचे के बाहर जाके कानून नहीं बना सकती है। जैसे कि 1973 में जो केशवानंद भारत बनाम केशवानंद संघ था, जिसमें कि 9 जजों ने, ठीक है, 13 जजों की पीठ ने ये निर्णय दिया था। इसके अध्यक्ष सीकरी थे, है ना, MN सीकरी, कुछ ऐसे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इन्होंने निर्णय दिया था कि सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है या कानून बना सकती है, लेकिन कानून सरकार को मूल अधिकार के दायरे में, जो फंडामेंटल राइट है उनके दायरे में आकर ही बनाना चाहिए, है ना। यानी जो मूल अधिकार का ढांचा है, यानी जो कंस्ट्रक्शन है, जो मूल ढांचा है, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो एक तरह का बहुत ही बड़ा जजमेंट है। और यदि उन्होंने कहा था कि ये सरकार मूल अधिकारों के बाहर कानून बनाती है, तो आर्टिकल संविधान का 13 जिसमें न्यायिक पुनर्लोकन की व्याख्या होती है, वो न्यायालय इस कानून की, जो कानून बना है या विधि बनी है, उसके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आपका HC हाई कोर्ट इस कानून की व्याख्या कर सकती है। यदि ये मूल अधिकारों के, जो कि उनका मूलभूत ढांचा है, उसके विसंगति यहाँ पाई जाती हैं, तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो इस तरह के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा समझे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसका वैश्विक इतिहास देखिए। सबसे पहले वैश्विक इतिहास ये है कि ब्रिटेन में 1215 और 1689 की बात देखिए। यहाँ ब्रिटेन की सरकार के, ब्रिटेन में सम्राट थे जॉर्ज किंग। ठीक है, तो जॉर्ज किंग ने 1215 में एक हस्ताक्षर, मतलब लिखित, एक मैग्ना कार्टा, प्रथम लिखित दस्तावेज पेश किया, जो कि वहां ब्रिटेन के जो नागरिक थे, वहां ब्रिटेन के जो सामंत थे, उनसे इनको अधिकारों को बचाने के लिए कुछ अधिकार इन्होंने इस हस्ताक्षर, इसमें किसमें, मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज में लिख दिए। फिर 1689 में एक बिल ऑफ राइट आया। ये जो बिल ऑफ राइट है, इसके बाद जो ब्रिटेन के जो भी सम्राट बने, उन सम्राटों ने समय समय पर इस कानून, इस बिल ऑफ राइट में जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट है या मूल अधिकार थे,
समय समय पर वो लिखते गए, तो एक प्रकार का संकलन बन गया, डाटाबेस बन गया फंडामेंटल राइट का, ठीक है, 1689 में। फिर फ्रांस की बात करते हैं। 1789 में फ्रांस की सरकार ने मानव एवं नागरिकों के अधिकार के लिए कुछ घोषणा पत्र की, क्योंकि फ्रांस के लोग इतने सजग थे कि वहां के जो सम्राट थे या शासक थे लुई 16वें, लुई 16वें को इन्होंने मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट थे उनके उल्लंघन करने में वहां की जनता ने फांसी पर चढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट बात, चूंकि अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट को शामिल नहीं किया गया था, यानी फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया था, फिर 1791 इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके इस बिल ऑफ राइट को जोड़ा, और हमारे जो भारत का संविधान है इसी बिल ऑफ राइट, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। यानी हमने जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो ग्रहण किए हैं, वो किससे ग्रहण किए हैं? यूएसए से। ये राज्य की शक्ति के सिद्धांत, राज्य जनहित में निर्बंधन लगा सकता है, मतलब राज्य को ये अधिकार होता है कि राज्य यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो राज्य जनता के हित में कुछ मूल अधिकारों पर निर्बंधन यानी उनके उपबंधों को सस्पेंशन कर सकता है। अब भारत में मूल अधिकारों की मांग की बात की जाए, यानी इतिहास, इसके बैकग्राउंड को देखा जाए, तो सर्वप्रथम संविधान विधेयक के माध्यम से जो 1895 है, मूल अधिकारों की मांग की गई। फिर कांग्रेस ने, जो कि 1917 से 1919 में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कांग्रेस अधिवेशन द्वारा इसकी निरंतर मांग की और प्रस्ताव पारित किए, ठीक है। और 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इन्होंने मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की मांग की। फिर 1927 और 28 में कांग्रेस के मद्रास और कराची अधिवेशन में इन मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के लिए विस्तृत मांग की है। आप देख रहे होंगे कि यूपीपीसीएस मेंस 2009 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। 1930 में कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया कांग्रेस ने, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। तो 1931 में, चूंकि उस समय हमारे यहाँ 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो इस समय जब ये मांग चल रही थी, मांगों का दौर, तो उस समय अंग्रेजों का शासन देश पर था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी ने भी फंडामेंटल राइट की मांग को उठाया। फिर बात करते हैं 1934 और 35 की। 1934 में ब्रिटिश ने एक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में इनको फंडामेंटल की मांग को अस्वीकार कर दिया, और भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, उसमें इन्होंने मांग को शामिल नहीं किया गया। तो यह एक हिसाब से इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो देखा जाता है कि जो भारत में मूल अधिकारों की मांग है, वो अंग्रेज के शासन काल से भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उठानी स्टार्ट कर दी थी। कहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर, उनके वजूद, उनके जो जमीनी हकीकत है, तो मूल अधिकारों का विकास हमारे देश के स्वतंत्र होने से पहले ही मतलब नींव डल गई थी। फिर इन्होंने जैसे ही देश का संविधान बना, उसमें तुरंत ही इनको सब मूल अधिकारों को शामिल कर दिया, उचित तरीके से शामिल कर लिया। तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के लिए 1945 की रिपोर्ट में पुनः वकालत की। फिर इसके बाद इन्होंने मूल अधिकारों के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया। इस परामर्श समिति के अध्यक्ष बना दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और एक मूल अधिकार के परामर्श संबंध उप समिति बनी। अल्पसंख्यकों के आरक्षण संरक्षण हेतु एक उप समिति बनाई गई। इस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे, ठीक है। इन्हीं की सिफारिश पर भाग 3 प्रावधान में आया, यानी जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, परामर्श समिति और उप परामर्श मूल अधिकारों की उप समिति से ही ये हमारा जो भाग 3 है। तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया है। भाग 3 प्रेरणा स्रोत हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ही इनको प्रेरणा माना, और अनुच्छेद 12 से 35 कुल 27 अनुच्छेदों को शामिल किया। ये प्रकृति कैसी है इनकी? ये प्राकृतिक है,
और अप्रतिदेय हैं। ये फ्रांस में भी इनको इसी नाम से जाना जाता है। क्योंकि मूल अधिकारों को बताया गया है कि संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में भी बिल ऑफ राइट, और फ्रांस में प्राकृतिक माना जाता है, अप्रतिदेय अधिकार के रूप नाम से इनको जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखिए तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, क्योंकि जो 1215 में एक लिखित दस्तावेज जो जॉर्ज किंग ने पेश किया था वो मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो जो मैग्ना कार्टा यहीं से नाम आया, तो भारत के जो भाग 3 है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस कारण भी कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है अन्य देशों के संविधान से बहुत ही विस्तृत है ना, विश्व के किसी भी देश के संविधान से बहुत विस्तृत है, इसलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वदा उचित है। ठीक है, इस संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंधों में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान, समता, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय शक्ति को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है, तात्पर्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्रों की आदर्श, इसका राजनीतिक लोकतंत्र की उन्नति से मूल अधिकारों का ये क्या है आपका संबंध है। ठीक है, स्लाइड को देखते हैं। अधिकार, अब देखिए ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सरकार कुछ इन पर युक्ति निर्बंधन लगा सकती है। निर्बंधन कहने का तात्पर्य है कि इन पर कुछ युक्तियुक्त मतलब रोक लगाई जा सकती है, निर्बंधन बोलते हैं इसको। ये अधिकार सीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रजिस्ट्रिकेशन कर सकता है। कारण है कि इनमें राष्ट्रीय हित व लोक हित की रक्षा। ठीक है, इस कारण से यदि राष्ट्र के हित में या लोक महत्व के कुछ प्रश्न हैं या मूल अधिकारों के कारण वो क्या होते हैं उनमें बाधा डाली जाती है, तो राज्य क्या करेगा? युक्तियुक्त निर्बंधन लगा देगा। न्यायालय तय करता है, फिर तय कौन करेगा? न्यायालय, की जो प्रतिबंध राज्य ने लगाए हैं वो उचित हैं या नहीं है। ठीक है, अब नकारात्मक बनाम सकारात्मक। नकारात्मक यानी राज्य की शक्ति पर ये निर्बंधन लगाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नागरिक हैं उनकी शक्ति को विस्तार कर देते हैं और राज्य की शक्ति को सीमित कर देते हैं। तो ये अनुच्छेद हैं 14, 15, 16 और 21। ये जो अनुच्छेद हैं राज्य ऐसा नहीं करेगा जैसे अनुच्छेद में। सकारात्मक नागरिकों को विशेष स्वतंत्रताएं व सुविधाएं देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये व्यक्ति पर रजिस्ट्रिकेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28 ये सकारात्मक अनुच्छेद हैं और आपके 14, 15, 16, 21 कैसे हैं? नकारात्मक। निष्कर्ष यह निकलता है व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित। देखो ये व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये आपके सामाजिक नियंत्रण है, ये तराजू बना दी गई है, इनके बीच संतुलन की स्थापना के लिए ही मूल अधिकारों की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रक्षक और गारंटी। अब रक्षक इनका कौन होगा? सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट इसके क्या होते हैं? रक्षक होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार वादयोग्य हैं, यानी न्यायालय के द्वारा इनसे लागू करवाया जा सकता है। यदि आपके मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप उसके आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गारंटी है। ठीक है, हनन होने पर सीधे अदालत जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की गारंटी साधारण कोर्ट के बजाय उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। न्यायालय सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, यानी सरकार ने कोई तानाशाही निर्णय दिया है तो न्यायालय क्या करेगी? आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो
अपवाद हैं आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत है। इसमें महिलाओं बच्चों के लिए 15(2) में कुछ अधिकार हैं। 23 में बलात् व्यापार और बेगार है, ठीक है, मानव द्रव्य व्यापार और बेगार है, ठीक है। 24 में बच्चों को 16 वर्ष से जो कम आयु के हैं कारखानों पे लगाने के लिए मना किया गया है। प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ है, मतलब जो होटल मोटल है प्राइवेट व्यक्ति हैं उनके खिलाफ है, ठीक है। ये राज्य मुख्यतः राज्य के विरुद्ध है। नेक्स्ट देखिए आपातकाल का प्रभाव। आपातकाल में मूल अधिकार 358 व 59 में आपको अनुच्छेद समझना होगा। जब आप ये आर्टिकल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 358 में कहा गया है युद्ध बाह्य आक्रमण पर आर्टिकल जो 19 है स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग यदि बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो जो आर्टिकल 19 है जिसमें कि सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। लेकिन सशस्त्र विद्रोह व आंतरिक विद्रोह में यानी हमारा जो घरेलू विद्रोह होता है उसमें आपका ये फंडामेंटल राइट क्या करेगा, उसमें निलंबित नहीं होगा। 359 की बात करते हैं, राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग कि वो अन्य मूल अधिकारों को भी क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। 44 में संविधान 44वां संशोधन अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कभी निलंबित नहीं होती है। ये 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बताया गया है। मतलब जो प्राण की स्वतंत्रता मतलब प्राणों से वंचित कर देगा तो फिर भाई फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है। डॉक्ट्राइन ऑफ आदित्य जन्म का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है इसको समझाइए। आदित्य जन्म का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार त्याग सकता है? सुप्रीम कोर्ट विशेश्वर नाथ केस में इन्होंने कहा नहीं, स्वेच्छा से आप क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को नहीं त्याग सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार त्याग नहीं कर सकता है। कारण ये अधिकार केवल व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि पूरी लोक नीति और समाज के हित के लिए होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत ही नहीं पूरे लोक नीति और समाज के हितों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य क्या है? भाग 3 के प्रयोजन। अब राज्य में सभी जो कुछ संघ सरकार जो होती है, विधायिका संसद होती है, जो कानून और प्राधिकरण बनाती है, वो सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। ये केंद्र सरकार के बारे में हो गया। अब राज्य सरकार के बारे में जो राज्य की विधायिका होती है, जो कानून व प्राधिकरणों का निर्माण करती है, जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य सरकारें हैं, वो राज्य कही जाएंगी आर्टिकल 12 के अनुसार। स्थानीय लोकल नगर पालिकाएं, पंचायत बोर्ड, जिला बोर्ड, ये सब स्थानीय लोकल बॉडी हैं। ये अन्य है वैधानिक व गैर वैधानिक संवैधानिक प्राधिकरण। ये कौन सी हैं? ओएनजीसी, सेल व एलआईसी। ये भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। एग्जाम पॉइंट यूपीपीएससी 1999 में पूछा गया, उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वह भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य ही मानी जाएगी। मतलब कोई भी निजी प्राइवेट हो या एजेंसी हो, वो राज्य के रूप में काम कर रही है बतौर, तो उसको आर्टिकल 12 के तहत क्या कर लिया जाएगा? राज्य मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की ढाल। देखो भाई इसमें असंगत विधियां हैं, संविधान से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ये तो सब शून्य हो जाती हैं। ये यदि मूल अधिकारों से असंगत है यानी उनके मूलभूत अधिकारों का ढांचा से मैच नहीं कर रही हैं, तो कोर्ट को अधिकार है कि वो इसको निरस्त कर दे और शून्य वॉइड कर दे, कानून असंवैधानिक घोषित कर दे। ये न्यायिक पुनः अवलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 के अंतर्गत रहती है। आप याद रखिएगा,
जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी जुडिकल रिव्यू है वो आर्टिकल 13 में समाहित किया गया है या शामिल किया गया है। ये भी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अधिकार उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के तहत इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। कहने का मतलब है कि जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में आपको 1, 2 या 3 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि जो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है ये, ठीक है, इसके न्यायालय को, इसके द्वारा न्यायालय में मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है न्यायालय को। इसके तहत न्यायालय में ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। सीधी सी बात, जो मूल अधिकारों के रूल्स को फॉलो ना करे वो न्यायालय क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। अनुच्छेद 13 से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, एक तो है आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन को ग्रहण भी कहते हैं भाई, जैसे चंद्र ग्रहण लगते हैं। एक तो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। आर्टिकल ये 13 में है, याद रखना, ये आर्टिकल 13(1) में है, ठीक है। क्या संविधान, इसका मतलब है कि जो संविधान की पूर्व, संविधान से पहले जो हमारे देश का संविधान नहीं लगा उससे पहले की जो विधियां हैं और मूल अधिकारों के असंगत हैं वे पूरी तरह मरती नहीं बल्कि आच्छादित ढक जाती हैं। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। यूपी पीसीएस 2010 में एक क्वेश्चन आया है। इसका मतलब ये है कि वो कोई कानून है, ठीक है, भूतलक्षी नहीं है अथवा कोई भी संविधान विधि प्रारंभता शून्य नहीं है। संविधान में पूर्व विधि जो भाग 3 में असंगत है संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है। देखो, संविधान के पूर्व जो विधियां थीं यदि वो संविधान से मैच नहीं खाती हैं, फंडामेंटल राइट का असंगत होती हैं, तो वो क्या होती हैं, संविधान, ये फंडामेंटल राइट लागू होने से भी वो विधियां क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज कही गई है, किंतु अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में आ जाती है। कहने का मतलब है कि कोई कानून अतीत के हिसाब से बना है और अतीत के हिसाब से आपने समव्यवहार किया तो ये विधि अपने आप क्या हो जाएगी, फिर प्रभाव में आ जाएगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य एक है कि अतीत के जैसे आपने क्राइम, अपराध कर दिए तो वो विधि यानी अतीत के कानून के अंतर्गत आती है, तो वो आच्छादन नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, ढक ली जाती है। मतलब आच्छादन हो गया और फिर बाद में खत्म नहीं हुआ, वो बाद में फिर प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। तो इसको ही हमें आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं और सुषुप्त अवस्था में चली जाती हैं। आच्छादन हटते ही वह पुनर्जीव, जैसे ही ग्रहण हटा, कहने का तात्पर्य है जिसके समव्यवहार किया, ग्रहण हट गया, वो अपनी विधि प्रभाव में आ जाती है। इसे ही हम ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। अब ये अगला सिद्धांत है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ठीक है। अब पृथक्करणीय का सिद्धांत ये आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 13(2) के अंतर्गत। इसमें ये कहा गया है कि यदि कानून का एक हिस्सा अधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उस एक हिस्सा, जैसे कि मान के चलो कोई बिंडल है या मान के चलो कोई फ्रूट है या कुछ है, वो इतना भाग सड़ रहा है इस फ्रूट का, तो हम इतने भाग को ही काट के अलग कर देंगे। ये फ्रूट हम अपने आप में मान के चलो यूज कर लेंगे, खा लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो इस तरह से संविधान का एक ऐसा भाग है जो कानून के अधिकारों, कोई पूरा कानून है, एक कानून बना दिया गया है, बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, इसने हमने कोई लॉ और विधि बनाई है, अब इतना सा भाग इसका उस कानून के उल्लंघन कर रहा है, तो वो क्या करता है, इतने कानून को उससे अलग कर देता है। इससे ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यदि ये कानून इससे इस मूल रूप से जुड़ा है, ये कोई विधेयक है पूरा, ये जो उल्लंघन करता था हमने हटा दिया है, ये जो हटाने वाला भाग इस कानून से, इस लॉ से जो विधि बनी है इस तरह से जुड़ा होता है कि इसके मूल अस्तित्व को ही बदल देता है।
यानी अब समस्या आ गई है कि हमें पूरा आम ही फेंकना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य इस पूरे भाग को भी उस हटा दिया जाता है, काट कर शून्य किया जाता है, या पूरे भाग को हटा दिया जाए। इसे ही हम पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूल अधिकारों की अतीत और वर्तमान। संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट हैं। 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19(1)(f) ये लिखा है, 19(1)(f) को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और भाग 12 में आर्टिकल 300(a) के तहत ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी लीगल राइट बन गया भाई। ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था जो संपत्ति का अधिकार था, अब इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(1)(f) के तहत 31 और आर्टिकल 19(1)(f) के तहत इसको हटा दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 में 300(a) में इसको वैधानिक या कानून अधिकार बना दिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 44 में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो ये आपको क्या लगाना है, कानूनी अधिकार है। निष्कर्ष इस तरह फिलहाल कुल कितने 6 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है आपका समता का अधिकार। इसका अधिकार है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 बताया गया है, 14 से 18। ठीक है, इसमें कितने 5 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 5। अब ये है विधि के समान समक्ष समता। विधि के समक्ष समता एक किस संविधान से लिया है, ये यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इतना याद रखना, ये पूछा जाता है। विधियों के समान संरक्षण, ये हम समझेंगे नेक्स्ट डिटेल क्लास में। ये कहां से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा है आर्टिकल 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समता। जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से अवसर निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें SC ST ये जो आरक्षण है या OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, ये अपवाद के रूप में है। इस अपवाद को हम समझेंगे जब इस टॉपिक को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी है और उनका आचरण निषिद्ध किया गया है। यदि इनके प्रैक्टिस में लाया तो आपको जेल व कारावास हो सकती है। इसी को आधार बनाकर SC ST एक्ट 1989 लाया गया था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर ने इसको जोड़ने में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण स्थान निभाया था या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का पर रोक है। मतलब आप किसी विदेश से सोचेंगे कि पुरस्कार ले लें या कोई उपाधि ले लें, राय बहादुर, ये दुनिया भर की, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप एक कदम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं। अब आप ये देखिए कि अनुच्छेद 19 एक चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट में ही पढ़ना है। इसमें 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप बात कर पाओ, या इसी में आता है आपका प्रेस का स्वतंत्रता, समाचार पत्र, मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में आता है। कभी भी पूछा जाए तो याद रखना, इसी के अंतर्गत आंसर देना। अब जब आप वाक एवं अभिव्यक्ति बोलोगे तो कहीं सम्मेलन में ही तो बोलोगे, अकेले तो बोलोगे नहीं। ठीक है, अब सम्मेलन में बोलोगे, फिर सम्मेलन में आप अपनी नीतियां रखोगे, फिर संघ बनाओगे, सम्मेलन में जुड़े फिर संघ बन गया, संघ के संबंध में फिर आप संघ के प्रचार के लिए या आप रहने के उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए संचरण करोगे, संचरण करोगे तो फिर कहीं पे निवास करोगे, अब निवास करोगे तो निवास जहां करोगे वहीं तो व्यापार रोजगार करोगे। तो इस तरह से ये याद रखना आप एक सीक्वेंस के माध्यम से। क्या है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आपने क्या किया, सम्मेलन किया,
फिर सम्मेलन के बाद संघ बनाया, संघ बनाने के बाद आपने उसका क्या किया, प्रचार किया यानी संचरण किया। ठीक है, संचरण के बाद क्या किया, आप निवास करने लगे, रुकने लगे एक जगह पे। निवास के बाद आप अपने आजीविका के लिए व्यापार या कोई वृत्ति या रोजगार करने लगी। तो इस तरह से ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में समाहित की गई हैं। यदि आपसे पूछा जाए आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो आंसर क्या होगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल वाले टॉपिक में जानेंगे। अभी आप शॉर्ट में देख लीजिए, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि 1 डे एग्जाम है। 21 में देखिए, जीवन और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। 21 का में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 का जो अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल से जानेंगे। इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसी से बनाया गया था। ठीक है, तो 21 का को बेस बनाते हुए आर्टिकल 22 में देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, नजरबंदी कानून इसी के अंतर्गत आता है। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध में 2 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 व 24। आर्टिकल 23 में है बेगार यानी काम लेना बिना मजदूरी के, किसी को बेगार बिना रुपए पैसे के काम पर रखना, या मानव दुराव्यापार करना, अवैध मानव व्यापार पर निषेध करता है ये। ठीक है, बलात्श्रम व अवैध मानव व्यापार पर प्रतिषेध यानी निषेध करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कारखानों में कामों में बच्चों को नियोजन से निषेध करता है, यानी 16 साल से कम बच्चे को आप कारखानों में नहीं लगा सकते हैं, ये प्रतिबंधित है। कौन से संविधान के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, संविधान का आर्टिकल 24 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। 25 में कहा गया अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से। अंतःकरण यानी अपने अंतर के मन से धर्म को आबाद रूप से मानने का आचरण करने का, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। ठीक है, 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपकी देख रेख में काम करवा सकते हैं धार्मिक कार्यों संबंध। 27 में कर है, इसके संबंध में टैक्स को याद रखना। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी आप पे किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लगाए जा सकते हैं यदि आप धार्मिक अभिवृद्धि कर रहे हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने के लिए, कुछ शिक्षण से संस्थाएं हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 28 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये कौन से संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा के अंतर्गत 29 ही अधिकार आते हैं। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति। आर्टिकल 29 कहता है कि हमें भाषा, जो अल्पसंख्यक हैं अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। 30 ये कहता है कि जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के वर्गों को अधिकार दिया है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यानी 29-30 में दोनों में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है। 29 में कहा गया है कि जो भाषा, लिपि और शिक्षा और संस्कृति है वो अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाएं हैं उसकी स्थापना भी कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसे क्या कहा है आर्टिकल को, संविधान की आत्मा। किस आर्टिकल को कहा है, आर्टिकल 32 को, ये याद रखना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए इसमें उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधे आप जा सकते हैं। तो इसके देखो स्तंभ बना दिए हैं इन्होंने। एक तो हैवियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक मैंडमस होता है जो कि परमादेश होता है,
प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध होता है, ये रिट जारी करता है। ये रिट कौन जारी करता है? एससी करता है और एचसी। एससी और एससी को रिट जारी करने का पावर है। उत्प्रेषण करता है और अधिकार प्रक्षालेख है। अभी हमने आपको शॉर्ट में सब चीजें बताई हैं, अब हम डिटेल में जानेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। इसको देखिए, मूल अधिकारों के अपवाद क्या है? आर्टिकल 31A, 31B और 31C ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। 31A में कहा है कि संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, ठीक है, कुछ अधिनियमों व विनियमों की सीमाएं लगाई गई। आर्टिकल 31B में तो इन्होंने कहा है कि आप 9वीं सूची है, एक शेड्यूल है 9th शेड्यूल, 9वीं सूची। हमारे संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12। ये 9वीं सूची की बात कर रहा है। इसमें शामिल जो भी अधिनियम विनिमय विधि इसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, यानी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको रद्द नहीं कर सकता है। तो ये अपवाद हो गया मूलभूत अधिकारों। तो यदि फंडामेंटल अधिकार के विसंगत है या असंगत है तो उसको रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और एचसी हाई कोर्ट रखता है। लेकिन इस तरह का अपबंध 31B में यदि 9वीं अनुसूची में कोई भी विधि सरकार शामिल कर देती है और अधिनियम शामिल कर देता है तो भाई न्यायिक समीक्षा से संरक्षण है। 31C कहता है कि कुछ नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी भले ही वे अनुच्छेद 14 या 19 से टकराएं लेकिन उनको क्या किया जाता है? व्यवगत किया जाता है 31C के अंतर्गत। ओके, तो इस तरह से ये 3 अपवाद हैं, 31A, 31B और 31C। ओके, सशस्त्र बल आर्टिकल 33 में कहा गया है, आर्टिकल और मूल अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि संसद को शक्ति देता है कि वह विशिष्ट बलों सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स, सशस्त्र सैनिक, पुलिस और गुप्तचर संस्थाएं। ये मतलब आप देखिए, सशस्त्र बल में सेना आ गई, थल सेना, वायुसेना और आपकी नेवी आ गई है, ठीक है। और अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स में CISF ये सभी आ जाते हैं। पुलिस बल में सभी स्टेट के बल आ जाते हैं। गुप्तचर संस्थाएं में जितनी भी गुप्तचर से IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI ये सब गुप्तचर संस्थाएं हैं, ये भी इसी के अंतर्गत हैं। मतलब इनके मूलभूत अधिकारों पर संसद को आर्टिकल 33 के तहत अधिकार दिया गया है कि इन पे मूलभूत जो फंडामेंटल राइट हैं उनको क्या कर सकती हैं? प्रतिबंधित कर सकती हैं। उद्देश्य यह है कि इनमें अनुशासन बना रहे और अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से सुनिश्चित कर सकते रहें। माने इसका उद्देश्य इन्होंने रखा है कि इन संस्थाओं में अनुशासन बनाए रखने और उनकी कर्तव्यों को उचित निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए यह शक्ति केवल संसद के पास है, कोई राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता है, याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ। कहने का मतलब है ये मार्शल लॉ या सैनिक का प्रशासन, जिस क्षेत्र में सैन्य प्रशासन लगा हुआ है, यानी मार्शल लॉ लगा हुआ है या सेना का शासन लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र में फंडामेंटल राइट नहीं लगेंगे। मूलभूत अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 से पूरी तरह भिन्न है, ठीक है। तो भाई पुलिस बलों को हमने आर्टिकल 33 में फंडामेंटल राइट नहीं दिए और किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ, सैन्य कानून या सैन्य प्रशासन लागू है तो वहां पे भी मूलभूत अधिकार को रोका जा सकता है, फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 35 में देखिए आप, विधान बनाने की शक्ति, भाग 3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने की शक्ति केवल संसद रखती है, इसमें राज्य विधानमंडल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये देखो, राज्य विधानमंडल या विधायिका के पास कोई शक्ति नहीं है। जो भी कानून बनाएगी आर्टिकल 35 के अंतर्गत, जो भी विधान बनेगा, विधि बनेगी, लॉ बनेगा, वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, भाग 3 के प्रावधानों को। उद्देश्य ताकि संपूर्ण देश में अधिकारों व दंड के केवल एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई विधायिका कानून बना देती है तो विधायिका, राज्यों की अलग अलग विधायिका होती हैं, तो भाई एक राज्य जब कानून बनाएगा तो दूसरा राज्य क्यों फॉलो करेगा। लेकिन जब संसद कानून बनाएगी, जो कि देश की अखंड भारत की एकमात्र विधायिका है, ठीक है, वो जिसके कानून सभी देश पे लागू होते हैं,
तो वो संसद कानून बना सकती है फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट तो सभी विधायक का कानून नहीं बना सकते हैं। अब आप तुलनात्मक अध्ययन देखिए और ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है ना। केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, ये हमारे सिर्फ जो हमारे भारत की नागरिकता जिनको प्राप्त है, भारत की नागरिकता जिनको प्राप्त है उनके लिए है। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, 29, 30 अभी मैंने बताया। 19 में 6 प्रकार की। और नागरिकों एवं विदेशी दोनों को अधिकार, विदेशी शत्रु देशों के लोगों को छोड़कर नागरिकों को और विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। ये 14 से स्टार्ट हो जाइए, फिर 20 से सीधा 28 तक, है ना। 20 से सीधा 28 तक कंटिन्यू है। एक तो 14 समता का अधिकार है ना। 2 सिद्धि के संरक्षण 20, 21 में बताया है। 21 जीवन व दैहिक स्वतंत्रता, ये शिक्षा संबंधी अधिकार है। गिरफ्तारी से निरोध 22 में, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, 25, 26 स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार। तो यदि आप 14 को ले लेना और 20 से सीधा 28 तक चले जाना तो आपको पता लग जाएगा ये विदेशियों को, भारत के नागरिकों को ये मूलभूत अधिकार प्रदान है, फंडामेंटल राइट। और आप 15 से 16, 15, 16 ये दो लगातार हैं। यहाँ से 19 के बाद 10 का गैप है, 29 और 30। ये आप याद रखोगे तो ये केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए है। ठीक है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। मैजिक टिक फॉर एग्जाम 15, 16, 19, 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष और मास्टर रिवीजन स्थायी नहीं है, फंडामेंटल राइट स्थायी नहीं है। इनमें मूल ढांचे को प्रभावित ना करें। संसद संशोधन द्वारा कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती मूल ढांचे को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़े ना या उसको प्रभावित ना करे। ये न्याय योग्य है, यानी कहने का मतलब है आर्टिकल 32 में कहा गया है कि ये बाध्य योग्य है, मतलब आप अब इनको लागू करवाने के लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं, एससी और एससी जा सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, यह मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की आदर्शों की उन्नति से है। समग्र संतुलन, समग्र संतुलन से तात्पर्य है कि ये सामाजिक नियंत्रण के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक नियंत्रण के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे कि एमबी पायली के कथन में हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार हैं सरकार से व्यक्ति के स्वतंत्र को सुरक्षा करते हैं और सरकार द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्र को सीमित करते हैं, इन्होंने कहा था। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। आप सभी को मैं बता दूं कि यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं इस जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये आप निःशुल्क टेस्ट, एक सिविल एज नामक एप्लीकेशन डिजाइन किया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस सभी टेस्ट को लगा सकते हैं जो कि एकदम फ्री व निःशुल्क टेस्ट हैं। एक बार आप ऐप डाउनलोड करके देखिएगा, इसमें एसएससी, पीएससी, रेलवे और यदि आप यूपीएससी स्तर के भी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।